हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्जाम्स के लिए ये हमारे साइंस में बायोलॉजी की क्लास नंबर 37 रहेगी, जिसमें हम पढ़ रहे थे पारिस्थितिक तंत्र। अर्थात यह आपके ईवीएस का एक चैप्टर होता है जो कि आपको पादप जगत, जो 5 जगत प्रणाली होती है, पादप जगत के अंतर्गत ही इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे बच्चे छोड़ भी देते हैं, लेकिन अभी आपके पास में टाइम है तो आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। हर एक चैप्टर को आपको क्लियर करके रखना है ताकि क्वेश्चन कहीं से भी बने आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। आपने खूब क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको आपने लगाए होंगे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ से कई क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एक तो क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो ऊर्जा के 10% का नियम है वो किसने दिया। ठीक है, एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपके पारिस्थितिक तंत्र से ही संबंधित है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है। ठीक है, जो कि हमेशा सीधा बनता है, तो पारिस्थितिकीय पिरामिड से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसके बाद जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल है, वहाँ से इनका क्रम कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य चीज़ें जैसे पारिस्थितिकी की विभिन्न शाखाएं, किसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद आपको पढ़ना होता है पारिस्थितिकी में कुछ शब्दावलियां होती हैं, प्रमुख शब्दावलियां, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको बताएंगे भी ये शब्दावलियां कि कहाँ से क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे और आगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये डायरेक्ट फैक्ट के रूप में यहाँ से क्वेश्चन निकल करके आते हैं, तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, तो इससे पहले हमारी 36 क्लासेस हो गई हैं, जिसमें हमने बायोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो इसमें आपका जो एक टॉपिक होता है सिलेबस में, सजीव जगत। ठीक है, सजीव जगत में आपको कौन कौन से जीवित प्राणी हैं, कौन कौन से निर्जीव हैं, और ये जो क्लासें हैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड भी है, मतलब हर एक डाटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हर एक पॉइंट को यहाँ पर हम टच करने का प्रयास करते हैं। तो आई होप आपको सारी क्लासें अच्छी लगी होंगी, यदि आपने देखी होंगी तो ठीक है, और जिसने भी नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके ज़रूर देख लें। तो और एक कमेंट्स बार बार आता है कि साइंस में बहुत कम पद आते हैं। ठीक है, तो क्या तैयारी करें या छोड़ दें। तो तैयारी छोड़ना ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि आपके पास अन्य कोई ऑप्शन तो है नहीं, और यदि है फिर भी आपको आपके एमपी में यदि जॉब प्राप्त करनी है तो फिर कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पर पारिस्थितिकीय शब्दावली में सबसे पहले शब्द आपको याद रखना है बायोम। बायोम क्या कहलाता है। ठीक है, इससे पहले भी हमने आपको बताया जब हम पारिस्थितिक तंत्र पढ़ रहे थे, मतलब वहाँ पर हमने पोषण स्तर पढ़ी थी, वहाँ हमने देखा था कि विभिन्न बायोम्स से मिलकर जीवमंडल बनता है। तो बायोम कहें या इसी का दूसरा नाम होता है जीवोम। क्या? जीवोम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्या कहलाता है, तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में, किसी पारिस्थितिक तंत्र का मतलब है आपको पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार पढ़ाए हुए हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, फिर जो स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, इनको कई प्रकारों में बांट दिया जाता है। जैसे जो आपका स्थल है, तो स्थल पर जो आपके स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैसे घास हो गई। ठीक है, जैसे आपका वन हो गया, क्या हो गया? वन हो गया, तो इनको अलग अलग नाम से एक परितंत्र के रूप में ये बस जाते हैं, तो उसी नाम से इनको जाना जाता है, घास पारिस्थितिक तंत्र, वन पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, इसके अलावा आपके जलीय में स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, अब ऐसा नहीं है कि किसी एक का नाम यहाँ पर दिया हो, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र, मतलब पारिस्थितिक तंत्र कोई भी हो सकता है, उसमें पौधे और प्राणियों का जो सम्मिलित रूप होता है उसी को बायोम कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोम। अब अभी आगे चल कर के आप देखेंगे एक शब्द आएगा इकोटोन, और इससे पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्या पूछा गया था कि 2 पारिस्थितिक तंत्र के बीच का संक्रमण स्थल क्या कहलाता है। वहाँ ऑप्शन दिए थे इकोटोन, इकेटोन, मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंट था। ठीक है, तो जिसको डायरेक्ट पता था उसने इसका सही आंसर लगाया होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बायोम क्या कहलाता है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पौधे और प्राणियों का सम्मिलित रूप, मतलब जहाँ पौधे भी निवास कर रहे हैं और प्राणी भी बसते हैं, वो आपका बायोम कहलाता है आपके पारिस्थितिकी की भाषा में। नेक्स्ट है बायोमास। तो बायोम्स अलग चीज़ हो गई। अब बायोमास देखेंगे, मास का मतलब ही आप समझते हैं वेट, भार। ठीक है, तो किसी विशेष क्षेत्र,
विशेष क्षेत्र, ये हमने आपको पोषण स्तर में भी बायोमास के बारे में बताया था कि किसी विशेष क्षेत्र या पोषण स्तर पर मौजूद सभी जीवधारियों के शुष्क भार यहाँ भार होगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? बायोमास कहते हैं। तो हमने पोषण स्तर पढ़े थे। पोषण स्तर 4 प्रकार के होते। पोषण स्तर 1 में आपके हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं, पादप मतलब स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर पोषण स्तर 2 में आपके प्राथमिक उपभोक्ता आ गए थे, गाय बकरी वगैरह, ठीक है, हिरण। फिर आपका पोषक स्तर 3 था, इसमें द्वितीयक जो उपभोक्ता होते हैं वो आ गए थे। इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया था, मांसाहारी मतलब शेर बाघ चीता करके। फिर आपके बैक्टीरियास आ गए थे, ठीक है, और मृदावासी। फिर इसके बाद आपका जो होता है अपघटक आते थे। पोषण स्तर 5 होता था, ठीक, जिसमें सर्वाहारी मनुष्य को लिया गया था। तो जो आपके पोषण स्तर, किसी विशेष पोषण स्तर की यहाँ बात की गई है, या तो पोषण स्तर 1 ले लेंगे या 2 लेंगे या 3, मतलब किसी विशेष की बात कर रहे हैं, ठीक है, सभी की नहीं। तो उसमें जो मौजूद सभी जीवधारी है, मतलब एक पोषण स्तर में मान के चलिए हमने पोषण स्तर फर्स्ट लिया, तो इसमें क्या आ जाएंगे आपके हरे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधे हैं तो यहाँ पर जितने भी जीवधारी होंगे मतलब इस पर डिपेंड, उनका जो शुष्क भार होगा वो बायोमास कहलाता है। ठीक है, फिर है आपका एकोटोन। एकोटोन क्या कहलाता है? तो 2 बायोम। अब बायोम आप समझ गए क्या कहलाता है? किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्राणियों और आपके पौधों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। तो 2 बायोम की बात की गई है। एक मान के चलिए ये वन पारिस्थितिक तंत्र हो गया और ये हो गया घास पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो जो बीच का संक्रमण कालीन क्षेत्र है, मतलब इसका भी कुछ पार्ट इसमें है और इसका भी, तो यही आपका क्या कहलाता है? एकोटोन कहलाता है। याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, तो क्या कहलाता है? 2 बायोम्स के मध्य का संक्रमण कालीन क्षेत्र, जिसमें दोनों बायोम के पादप या जंतु, मतलब ये जो क्षेत्र है यहाँ इसके भी जीव जंतु और पेड़ पौधे होंगे और इस पारिस्थितिक तंत्र के भी जीव जंतु और पेड़ पौधे होंगे, तो ये संक्रमणकालीन क्षेत्र बन जाता है। यही आपका एकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट है बोरियल। बोरियल क्या कहलाती है? तो ये एक प्रकार की वनस्पति होती है। बोरियल क्या कहलाती है? तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि बोरियल है, ऑप्शन देंगे वनस्पति है, किसी जीवधारी की प्रजाति है या क्या है। तो याद रखेंगे ये एक क्या है? भारत में पाई जाने वाली 40% से अधिक जो वनस्पतियां हैं वो बाहरी हैं। यह बाहर से लाई गई वनस्पतियां जो होती हैं मूल रूप से ये ज़्यादातर तिब्बत और चीन से ही संबंधित हैं और यही आपकी बोरियल कहलाती हैं। नेक्स्ट है प्रकाशित मंडल। अब ये प्रकाशित अप्रकाशित मंडल का यहाँ क्या रोल है? तो आपने देखा होगा कि जो समुद्र होता है तो उसमें यदि आपसे पूछ लें कि कहाँ तक प्रकाश पहुँचता है, जो प्रकाशित मंडल होगा, और जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता समुद्र के अंदर वो आपका अप्रकाशित मंडल होगा। तो प्रकाशित मंडल कहाँ तक होता है? फोटिक जोन जो होता है किसी सागर में 200 मीटर तक की गहराई तक ही आपका जो है प्रकाश पहुंच पाता है और इसी मंडल में प्लैंकटन पनपते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि सागर में प्रकाश कहाँ तक पहुंच पाता है, तो 200 मीटर की गहराई तक, और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लैंकटन कहाँ पर पनपते हैं। तो इसका एक आंसर तो हो जाएगा प्रकाशित मंडल में, या फिर कहेंगे कि प्रकाशित मंडल में पनपने वाला जीवधारी कौन सा है, तो वो प्लैंकटन है। याद रखिए। फिर अप्रकाशित मंडल मतलब 200 मीटर से जो अधिक गहराई वाला मंडल होगा, मतलब जगह होगी, वो अप्रकाशित मंडल कहलाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें 200 मीटर से नीचे नहीं जा पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेंथोस या तलस्थ जीव जिसे कहते हैं। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बेंथोस क्या है? तो जल की सबसे निचली सतह अर्थात कीचड़ में रहने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहेंगे? बेंथोस कहा जाता है। मतलब जल की जो सबसे निचली सतह होती है वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है नेक्टन। नेक्टन क्या है? तो अप्रकाशित मंडल में रहने वाले जीव, जो अप्रकाशित मंडल में रहते हैं, मतलब जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा, मतलब समुद्र में 200 मीटर की गहराई से अधिक जो स्थान है वहाँ पर जो जीव पनपते हैं वो नेक्टन होते हैं। फिर है नैरेटिक पदार्थ, क्या कहलाता है? तो सागर तट के पास निक्षेपित होने वाले पदार्थ को, मतलब जो सागरीय तट है, मान के चलिए ये सागर है और ये इसका तट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पदार्थ निक्षेपित होता है वही नैरेटिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट है पेलेजिक पदार्थ। तो गंभीर सागरीय मैदानों की तली पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ को, गंभीर की बात करता है तो वो पेलेजिक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, और केवल सागरीय तट की बात करता है तो वो आपका नैरेटिक पदार्थ हो जाएगा। ये छोटे छोटे से फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो आप ध्यान रखेंगे।
अब पारिस्थितिकी में पारिस्थितिकीय अनुक्रमण क्या है, पारिस्थितिकीय चरम क्या है, पारिस्थितिकीय नीके क्या है, तो थोड़ा सा यदि आप समझ करके इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो डायरेक्ट आपको इसका जो क्वेश्चन बनते हैं उसका आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या कहलाता है, तो जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में क्या है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक जैव समुदाय का स्थान कालांतर में दूसरे जैव समुदाय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो उसे पारिस्थितिकीय अनुक्रमण, अनुक्रमण से आप समझते हैं ना कि जैसे एक एग्जाम्पल से आपको बताएं, कोई बड़ी सिटी है, ठीक है, और वहाँ पर वो अतिक्रमण होता है, लेकिन हम इसी से समझेंगे कि या कोई मान के चलें कोई मान के चलेंगे एक समुदाय है, ठीक है, प्राणियों का एक समुदाय है। इसमें जो समुदाय है इसमें एक घर बना हुआ है, ठीक है, एक घर है जिसमें एक मतलब दादाजी हैं और उनकी दादी हैं, ठीक है, तो मान के चलिए इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो ये क्या हो गए, ख़त्म हो गए। धीरे धीरे इनके नाती पोता जो भी हुए वो भी धीरे धीरे मतलब बूढ़े होते गए और वो भी ख़त्म हो गए। फिर नाती पोता से जो पुत्र या जो भी पुत्री होगी तो वो इसका स्थान ग्रहण कर लेगी इस घर में, ठीक है, इनका स्थान ये ले लेंगे। तो इसी तरीके से होता है कि पारिस्थितिक तंत्र में एक जैव समुदाय मतलब एक पूरा का पूरा जैव समुदाय नष्ट हो जाता है और उसका स्थान कालांतर में मतलब आने वाली पीढ़ियों में दूसरे जैव समुदाय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, तो यही पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहलाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय चरम यानी इकोलॉजिकल क्लाइमैक्स क्या होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रजाति द्वारा दूसरे का अनुक्रमण समय के साथ मंद पड़ जाता है। मतलब एक जो प्रजाति है दूसरी प्रजाति का अनुक्रमण मतलब कालांतर में जो स्थान ग्रहण करती है वो धीरे धीरे मंद हो जाता है, मतलब प्रजातियां ही समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो जो प्रजाति बचती हैं वो निश्चित स्वरूप प्राप्त कर लेती हैं जिसमें फिर बदलाव बहुत ही अल्प या ना के बराबर होता है। इसी स्थिति को पारिस्थितिकीय चरम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पारिस्थितिकीय निके क्या होता है, इकोलॉजिकल निके, तो किसी पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में और इसको चलाने में प्रत्येक जीवधारी का एक निश्चित कार्य होता है, ठीक है। जैसे एक परिवार है तो परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबका अलग अलग काम होता है। मम्मी का काम है किचन में काम करना, खाना बनाना, पापा जी का काम होता है बाहर के कार्यों को देखना, ठीक है। दादाजी या दादी जो होती हैं इनका काम होता है परिवार की देखरेख करना, परिवार को कैसे चलाना है। उसी तरीके से किसी पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी जीवधारी हैं इनका एक निश्चित कार्य होता है, एक निश्चित कार्य करते हैं और इस तंत्र में प्रत्येक जीवधारी का अपना एक पद भी होता है। पारिस्थितिक तंत्र में पौधे या जंतु के कार्य को पारिस्थितिकीय निके कहते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे ये शब्द। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय कृषि यानी इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर क्या होता है, तो पारिस्थितिकीय कृषि भूमि, वन्य प्राणी, फसल, मत्स्य पालन, पशुपालन, वन संरक्षण, पौधा, आनुवंशिक तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन प्रबंधन द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाकर वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए भोजन और जीविकोपार्जन की व्यवस्था के साथ उत्पादकता एवं प्राकृतिक वास को बनाए रखने की पद्धति। मतलब पारिस्थितिकीय कृषि में कृषि संबंधित कार्य किए जाते हैं और कैसे जो चीज़ें होती हैं जो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाएं उन पर ध्यान दिया जाता है और जो आपके चीज़ें होती हैं उनको कैसे हम भावी पीढ़ी के लिए बचा करके रख सकते हैं और कैसे इसका कम से कम उपयोग करके जीविकोपार्जन कर सकते हैं, ये यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है इको टूरिज्म क्या कहलाता है, तो इको टूरिज्म यानी प्राकृतिक प्रदेशों का जिम्मेदारी भरा पर्यटन ये होता है। प्राकृतिक मतलब जहाँ सौंदर्य प्रदेश हैं जहाँ पर मतलब पर्यटन के लिए लोग बाग जाते हैं, तो जो वहाँ के पर्यावरण के संरक्षण मतलब जहाँ जिम्मेदारी भरा पर्यटन है वहाँ जो है पर्यावरण का संरक्षण और वहाँ के स्थानीय लोगों की भलाई के उद्देश्य से किया जाता है, वही आपका इको टूरिज्म कहलाता है। इसकी अवधारणा पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया था कि इको टूरिज्म की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी, तो याद रखेंगे मैक्सिको के वास्तुकार हैं हेक्टर सेवेलस लास्क्यूरियन ने, ठीक है। नेक्स्ट है लियाना, लियाना क्या होती है, तो एक तरह की लता होती है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में उगने वाली ये एक लता है। तो पूछ सकते हैं लियाना क्या है, एक प्रकार की लता है, यह वृक्ष के तने से लपटकर वृक्ष के ऊपर तक पहुंच जाती है, ठीक। नेक्स्ट है अधिपादप यानी एफीफाइट्स, तो जब दो अलग अलग प्रकार के पौधों का संबंध भोजन पर आधारित ना होकर केवल आवास आधारित होता है तो ऐसे पौधों को अधिपादप कहते हैं, एपीफाइट्स कहते हैं।
फिर दिया है यूट्रोफिक। यूट्रोफिक क्या कहलाते हैं? तो तालाब जैसे बेजल क्षेत्र जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ होते हैं तथा जो पौधों की तीव्र वृद्धि के लिए उपयुक्त होते हैं वो यूट्रोफिक कहलाते हैं। फिर है एज प्रभाव। तो जब दो समुदायों को विभाजित करने वाला जो इकोटोन है, अभी आपको बताया, इसकी पहचान आसानी से नहीं हो पाती है तो इसे ही एज प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट है इको चिन्ह। मतलब एक प्रकार का ये चिन्ह होता है जो आपके भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मिट्टी के घड़े के रूप में स्थापित यह चिन्ह ऐसे उत्पादों के लिए दिया जाता है जिसका उत्पादन और उपयोग पर्यावरण अनुकूल मानकों के आधार पर किया जाए। नेक्स्ट है इको क्लब। किशोरों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। हरित मफलर। सड़कों और रेल की पटरियों के किनारे पौधों तथा झाड़ियों की कई कतारें लगाकर ध्वनि प्रदूषण की गतिविधि को कम करने की व्यवस्था हरित मफलर कहलाती है। नेक्स्ट है जैव सांद्रण। अनेक प्रदूषणकारी पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखलाओं में घुस जाते हैं जिसे जैव सांद्रण कहते हैं, जैसे BHC, DDT, 2x4D, पारा इत्यादि। ये जैव सांद्रित पदार्थ होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, पीढ़ी दर पीढ़ी एक चक्र के रूप में चलते रहते हैं खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट करके। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट आपकी पारिस्थितिकी कुछ शब्दावली हैं जिन्हें आपको याद रखना है। यदि सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करें। आपका यदि कोई डाउट बनता है तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछें। थैंक यू।